नमस्कार, मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कैसे होंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपकी तैयारी को और भी बेस्ट बनाने के लिए हम आज की क्लास में 12th केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। ये प्रश्न जो आज आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहेंगे बिल्कुल अंत तक। क्लास को बीच में स्किप ना करेंगे, लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बेटा यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा बंधन कोण किसका होता है? 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बाबू। H2O, H2S, H2SE, H2TE। यहां देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम सभी के सभी वर्ग 16 के तत्व हैं, एक ही ग्रुप से जुड़े हैं। तो बंधन कोण की बात करें, यहां सबसे ज्यादा बंधन कोण H2O का होता है, उससे कम H2S का, इससे भी कम H2SE का और सबसे कम H2TE का। तो किसका बंधन कोण सबसे छोटा है बेटा? H2TE का। सही विकल्प क्या होगा? H2TE। H2TE सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है। यहां पर Mg2+ में 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहां पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 हो जाएंगे और यहां पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें है? Fe3+ में। सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Fe3+ में होंगे। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 6 होती है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 6 होती है। सही क्या होगा बेटा? डी सही होगा। Cu2+, कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। कॉपर की बात हो रही है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 29 है। आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, कॉपर परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 29 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो हो जाएगा Ar3D10 4s1, 3D10 4s1। लेकिन Cu2+ का करें तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षा से निकल जाए तो होगा Ar, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक S में से एक D में से, तो बन जाएगा 3D9। 3D9 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? 3D9 9 इलेक्ट्रॉन है D में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? केवल एक है। जहां सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प बी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? यहां पर सही होगा Mn, सबसे ज्यादा +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। कितना? +7 करता है। +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, संक्रमण या मुद्रा धातुएं, इनमें से किसमें 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? सही ऑप्शन होगा बेटा लैंथेनाइड। क्या सही हो जाएगा? लैंथेनाइड सही होगा। निम्नलिखित संक्रमण तत्वों में से किसके द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है?
अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं अभी हमने पढ़ा Mn के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कहां? +2 से लेकर के +7 तक, +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला कौन सा ऑक्साइड है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला कौन सा ऑक्साइड है यहां पर बेटा? तो कौन सा होगा? CrO2, सही ऑप्शन होगा CrO2। बाकी ये सब जो है लौह चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी? तो सही ऑप्शन होगा कॉपर। Cu जो है क्रियाशीलता कम होने के कारण, इसकी क्रियाशीलता कम है, अतः यह अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्वों को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाएगा। 2015 में भी और 2019 में भी, 15 और 19 दोनों साल पूछा गया है। किसे कहते हैं संक्रमण तत्व? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में, गौर करेंगे, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिकतम Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है। अगर कॉपर सल्फेट के घोल में Ki डाला जाए तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। वह सफेद अवक्षेप क्या होगा? Cu2I2। Cu2I2 सही क्या है? Cu2I2 बी सही है। वाह्यतम विन्यास 3d64h2 है, यानी कि इनमें से किस तत्व का वाह्यतम विन्यास 3d64h2 होता है? तो लोहा का होगा। सही ऑप्शन होगा बेटा लोहा का, Fe का 3d64h2 होगा। डी ऑर्बिटल का आकार, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? आधार नहीं, क्या होगा? आकार कैसा होता है? डबल डम्ब बेल होता है। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्ब बेल होता है। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? इसमें बतलाना है कि किसकी आकृति चतुष्फलकीय होगी। सही ऑप्शन होगा NiCl4 इसमें sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। sp3 प्रसंकरण पाया जाता है, अतः इसकी आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी, टेट्राहेड्रल हो जाता है। सोना की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 2016 एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम 2016 में सोना की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो सोना की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है बेटा। सही ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में हरा थोथा कहते हैं, किसे हरा थोथा कहते हैं? हरा थोथा किसे कहते हैं? तो हरा थोथा का सूत्र है FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O सही होगा यहां पर। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? आपको यहां बतलाना है कि प्रतिचुंबकीय कौन है। ध्यान देंगे 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यहां पर प्रतिचुंबकीय कौन है? CO2 प्लस Ni2 प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस कौन सा होगा? अभी यहां पर कौन सा सही होगा? तो फिर से देखेंगे निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? CO2 प्लस नहीं होगा, ये सब प्रतिचुंबकीय नहीं होंगे। प्रतिचुंबकीय कौन होगा? Zn2 प्लस। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, निकिल। ध्यान देंगे मैग्नीशियम जो है संक्रमण तत्व नहीं है। यह जो है एस ब्लॉक का तत्व है,
इस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप नंबर 2 में पाया जाता है। तो ये जो है संक्रमण तत्व नहीं है, बाकी सब संक्रमण तत्व हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए एक एक पढ़ते चलेंगे। LaOH थ्राइस LuOH थ्राइस से कम क्षारीय है, यही सही नहीं है, ये ज्यादा क्षारीय है। गलत लिख दिया, कम क्षारीय नहीं होना चाहिए, लिखा होना चाहिए अधिक क्षारीय है। तो यहां पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए वाला सत्य नहीं है बेटा। आगे देखेंगे, लैंथेनाइड आकुंचन किसके लिए उत्तरदायी होता है? लैंथेनाइड आकुंचन किसके लिए उत्तरदायी होता है? ZR तथा Y की लगभग समान त्रिज्या होती है, गलत है। ZR तथा NB की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये भी गलत है। ZR तथा NB की लगभग समान त्रिज्या होती है। ZR तथा NB की लगभग समान त्रिज्या होती है, सही होगा सी। कौन सा विकल्प सही होगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, स्टील को रक्त तप्त होने तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाएगा? रक्त तब बिल्कुल लाल गर्म किया गया है और धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है, इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? अनिलीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? अनिलीकरण कहते हैं। सही ऑप्शन होगा डी। एवर Fe तथा Ni की मिश्र धातु है, इसका प्रयोग घड़ियों तथा मीटर पैमाने में किया जाता है। इसका प्रमुख गुण क्या है? क्या गुण है कि इसे घड़ी और मीटर पैमाने में प्रयोग करते हैं? किससे बना है? Fe और Ni से। प्रसार का निम्नतम गुणांक, जी सही ऑप्शन होगा ये, लगभग शून्य होता है। निम्नतम गुणांक, प्रसार का गुणांक निम्नतम होता है, कह सकते हैं लगभग 0 के बराबर होगा। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड में CO आबंध की लंबाई 1.128 एंगस्ट्राम हो, तब FeCO5 में CO आबंध की लंबाई का मान क्या होगा? ध्यान देंगे, CO आबंध की लंबाई दिया गया है 1.128 एंगस्ट्राम। क्योंकि FeCO5 में पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड बनने के कारण CO आबंध की लंबाई कम हो जाएगी। तो 1.128 पहले था, इससे कम हो जाएगा। देखेंगे इन चारों ऑप्शन में 1.128 से कम कौन है? ये जो 1.15 ये ज्यादा है, ये उसके बराबर है, यह भी अधिक है। 1.118 जो है 1.128 से कम है, यानी सही ऑप्शन होगा बेटा डी। डी यहां सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में छद्म हैलाइड कौन सा है? छद्म हैलाइड कौन सा है? यहां पर सही विकल्प होगा ए। छद्म हैलाइड कौन सा होगा? CN- होता है, SCN- होता है, N3- होता है। ये सब जो है छद्म हैलाइड कहलाते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? ए सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक युग्म का जलीय विलयन कुछ रंगीन होता है? कुछ रंगीन, ज्यादा रंगीन नहीं होना चाहिए, कुछ रंगीन होता है। तो यहां पर FeCl2 और MnCl2 सही होगा। FeCl2 क्योंकि Fe++ आयन और Mn++ आयन जो है हल्का रंग देते हैं। कैसा रंग देंगे? हल्का रंग देते हैं, जबकि Cu++ आयन जो है गहरा रंग देता है। तो यहां सही विकल्प क्या होगा बेटा? डी सही ऑप्शन है। I- के MnO4- के साथ क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण का उत्पाद क्या होगा? गौर करेंगे, I- के MnO4- के साथ क्षारीय माध्यम में प्रोडक्ट जो है IO3- बनता है, IO3- होगा वो। NH4Cr2O7 गर्म करने पर एक गैस उत्पन्न करता है। NH4 ऐसे लिखा होना चाहिए था, NH4Cr2O7 को गर्म करने पर एक गैस उत्पन्न करता है। वह कौन सा गैस उत्पन्न होगी? कौन सी गैस इसमें से उत्पन्न होगी? NH4NO2। NH4NO2 को गर्म करने पर सही विकल्प क्या होगा? ए सही होगा।
जब MnO2 को KOH के साथ गलाते हैं तो रंगीन यौगिक बनता है। MnO2 को KOH के साथ गलाते हैं तो एक रंगीन यौगिक बनता है। वह यौगिक क्या होगा और उसका रंग क्या होगा? यौगिक होगा K2MnO4 और उसका रंग होगा हरा। किस रंग का हो जाएगा? हरा रंग का होगा। यौगिक बन जाएगा वो, यहां पर यौगिक क्या बनेगा? K2MnO4 और K2MnO4 और रंग कैसा होगा? हरा रंग हो जाएगा। लैंथेनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो यहां पर देखेंगे 1 से 14, 10 से 14, देखिए ये सही है। F में N-2, N-2, F 1 से 14, N-1, H2, P6, D0 से 1 और NH2। सही विकल्प क्या होगा बेटा? A सही है। यहां पर CrFe के परमाणु क्रमांक क्रमशः 24 तथा 26 हैं। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन चक्रण युग्म पैरा चुंबकीय है? कौन सा इनमें से पैरा चुंबकीय होगा? पैरा चुंबकीय कौन होगा भाई? CrCO6, FeCO5, FeCN6। हल करना पड़ेगा। देखिए आपको क्लास में बतलाया गया था इसको हल करने का तरीका। पहले हम यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय। यहां पर सही कौन होगा? डी सही होगा। क्लास में नोटबुक देख लेंगे। निम्नलिखित में किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसमें पाया जाता है? Mn2 प्लस, Fe2 माइनस, Ti2 प्लस या Cr2 प्लस। जिसमें जितने ही ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें उतने ही ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। सही क्या होगा? Mn2 प्लस सही होगा। सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह कौन सी है? कॉपर, चांदी, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम। कौन होगा? एल्यूमिनियम। कारण क्या है भाई? इसकी क्रियाशीलता अधिक है। एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता अधिक है, अतः यह सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अपचयित होता है। किससे पहले अपचयित हो जाएगा? तो Zn2+ से पहले अपचयित हो जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान याद रहना चाहिए। K2Cr2O7, K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार क्या होगा? तो Cr2O7 2- में 6 इलेक्ट्रॉनों का टर्नओवर होता है, अतः इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? 1/6 अणु भार के, 1/6 गुणे अणु भार के। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था इनमें से कौन प्रदर्शित करता है? Mn होगा। कितना प्रदर्शित करेगा? +7। यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा Mn। संक्रमण धातुओं का विशिष्ट गुण नहीं है। इनमें से कौन सा गुण है जो कि संक्रमण धातुओं में नहीं पाए? देखिए संक्रमण धातुएं रंगीन होती हैं, अनुचुंबक तत्व होते हैं, इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है। इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है, तो यह विशिष्ट गुण नहीं है संक्रमण धातु का। सही ऑप्शन होगा बेटा सी। सी सही ऑप्शन होगा। कौन सा धनायन अमोनिया के आधिक्य में एमीन संकुलन नहीं बनाता है? अमोनिया के आधिक्य में एमीन संकुलन नहीं बनाता है Al3+, क्योंकि यहां पर चार्ज डेंसिटी अधिक पाई जाती है, अतः सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दांतों में भरने के लिए प्रयुक्त डेंटल अमलगम में क्या क्या होता है? जो डेंटल अमलगम दांत में भरे जाते हैं वहां पर क्या क्या होता है? तो यहां पर सही ऑप्शन होगा चांदी, टीन और पारा। चांदी, टीन और पारा मिलाए गए होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रंगीन लवण बनाता है? इनमें से कौन है जो कि रंगीन लवण का निर्माण करेगा? सही ऑप्शन होगा Fe3। Fe3+। यहां पर अपूर्ण d ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अपूर्ण डी ऑर्बिटल होना चाहिए रंगीन लवण बनाने के लिए। मिश्र धातु में उपस्थित रहते हैं, मिश्र धातु पीतल, पीतल की बात हो रही है, पीतल में क्या उपस्थित रहता है? Zn और Cu, Zn और Cu, सही ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, Zn और Cu। इसमें Zn की मात्रा जो है 30% रहेगी और Cu की मात्रा 70% रहेगी पीतल बनाने में। अगर ब्रॉन्ज कहा जाता तो Zn व Sn रहेगा, ब्रॉन्ज कहेगा तब पीतल है। जस्ता और कॉपर का मिश्रण रहेगा, जस्ता 30%, कॉपर 70%। निम्नलिखित में किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है? इनमें से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होगी? धातु दिए गए हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। चलिए पहला से ज्ञात करना शुरू करते हैं। यहां पर धातु क्या है? Cr। हमने मान लिया क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो X प्लस ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार है, 2 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। क्लोरीन 2 बार है, 2 गुणे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो x -4 -2 बराबर 0, x -6 बराबर 0, x बराबर +6। किसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 है? पहला सही हो गया, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहला सही हो गया। चलिए दिए गए आयनों में सबसे अधिक अणुचुंबकत्व किसमें है? सबसे ज्यादा अणुचुंबकत्व जो है FeH2O6 में होगा, FeH2O6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। आप नोटबुक में देखेंगे अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के लिए तरीका बतलाया गया है। यहां पर सही क्या होगा? FeH2O6 किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम गलनांक किसका होगा? Hg। पारा का गलनांक सबसे कम होता है, यह जो है कमरे के ताप पर पिघल जाता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सबसे कम गलनांक Hg का होगा। कैलोमल का सही सूत्र, कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं। किसे कहते हैं? कैलोमल किसे कहते हैं? मर्क्यूरस क्लोराइड को। और मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? Hg2Cl2। सही ऑप्शन होगा ए। कैलोमल को मर्क्यूरस क्लोराइड भी कहते हैं, इसका सूत्र होगा Hg2Cl2। यहां विकल्प क्या सही होगा? ए सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे ताकि उसका समाधान दिया जा सके। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आप लोग मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई को जारी रखेंगे, घर में इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। मेहनत जारी रखना है क्योंकि सफल होने के लिए मेहनत करना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।